सूमी में यूक्रेन पर ड्रोन अटैक किया गया। यूक्रेनी सेना के ट्रक पर ड्रोन से यह हमला किया गया। रूस के हमले में यूक्रेनी ट्रक में भीषण आग लग गई। हमले में यूक्रेनी सेना को भारी नुकसान पहुंचा। तस्वीर आप देखिए, सूमी की तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर यूक्रेन पर ड्रोन से हमला किया गया और उसके बाद ये देखिए यूक्रेनी सेना का ट्रक जो कि इस ड्रोन हमले के बाद जलकर खाक हो गया। रूस के हमले में यूक्रेनी ट्रक में भीषण आग लग गई। यूक्रेनी सेना को भारी नुकसान इस हमले में उठाना पड़ा है। और एक और बड़ी खबर इस बीच, रूस का यूक्रेन पर बारूदी प्रहार हुआ है। वोस्तोक ग्रुप फोर्स का अटैक हुआ है। दोनों सेनाओं में आमने सामने की जंग छिड़ी हुई है। ग्राउंड ऑपरेशन पे यूक्रेन को बहुत भारी नुकसान हो रहा है। तो इस बार की जो ये जंग हो रही है, जो वॉर जोन से तस्वीरें आ रही हैं, यूक्रेन वार कर रहा है, रूस पलटवार कर रहा है, लेकिन यूक्रेन को नुकसान ज्यादा हो रहा है। दोनों सेनाओं में आमने सामने की जंग की ये तस्वीरें देखिए, जो बता रही है कि ग्राउंड जीरो पर इस वक्त बहुत ज्यादा बड़ा प्रहार हो रहा है। एक और बड़ी खबर, जैपोरिजिया एटमी प्लांट के पास फिर हमला हुआ। आपको बता दें, न्यूक्लियर प्लांट को ड्रोन से दहलाने की कोशिश हुई है। रूस का यूक्रेन पर ड्रोन हमले का आरोप है। रूस का दावा है कि न्यूक्लियर पावर प्लांट इस वक्त खतरे में है। ये जैपोरिजिया पावर प्लांट से रेडिएशन फैलने की आशंका से दहशत भी मची हुई है। तो यूक्रेन युद्ध में किस तरह का एटमी टर्न है, ये और ज्यादा डिटेल में जानकारी मेरे सहयोगी करुणा शंकर शर्मा दे रहे हैं। बिल्कुल निधि, तो यहां पर आप देखिए यूक्रेन युद्ध में एटमी टर्न क्या, अब जो संयंत्र है वहां पर वो परमाणु बम बन जाएंगे, बड़ा विध्वंस लाएंगे। हो क्या रहा है, बड़ी खबर यह है कि ज़ापोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट को दहलाने की बड़ी साजिश है। यह जानकारी सामने आ रही है। यूक्रेन ने प्लांट के पास ड्रोन अटैक किया रूस की तरफ से, इस बात का दावा किया गया है। यूक्रेन ने प्लांट के बाहर सड़क पर ड्रोन गिराया और साथ में आपको ज़ापोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट की तस्वीर भी दिखा रहे, धुआं उठता हुआ आपको दिख रहा है। प्लांट के पास हमले के बाद खतरा बहुत ज्यादा बढ़ गया है परमाणु विध्वंस का। यह रूस का दावा दुनिया को एटमी खतरे में यह डालने की साजिश है, जो कि यूक्रेन की तरफ से रची गई है। पूरा जो दोष है वो यूक्रेन पर मढ़ा गया है कि यूक्रेन ये सब कुछ कर रहा है। हमारे साथ जो खास मेहमान है उनका पहले आपसे इंट्रोडक्शन करवा दूं। मेजर जनरल AK श्रीवास्तव इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं एज अ डिफेंस एक्सपर्ट। एयर मार्शल राजेश कुमार सर एज अ डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद है। कमांडर अतुल भारद्वाज हमारे साथ मौजूद है एज अ डिफेंस एक्सपर्ट। और प्रोफेसर सतीश कुमार सर हमारे साथ विदेश मामलों के जानकार मौजूद है। और साथ ही हमारे संवाददाता सुमित चौधरी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका भी हम रुख करेंगे। लेकिन सबसे पहले इस वक्त मैं आपके पास आना चाहूंगा श्रीवास्तव सर, जिस तरह से इस वक्त एक बड़े खतरे की आहट को महसूस किया जा रहा है, ज़ापोरिज़िया प्लांट के पास ड्रोन से हमला तक हो गया। IAEA की तरफ से इस पर चिंता जाहिर की गई है। कहा गया कि अगर जरा सी भी गलती होती है तो दुनिया को परमाणु विध्वंस से बचाना मुश्किल हो जाएगा। आपका टेक सर? हाँ करुणा, इसमें कोई शक नहीं, ये जो लड़ाई है एक नया मोड़ ले चुकी है, क्योंकि अब यूक्रेन ने जिस प्रकार से कुर्स्क के अंदर हमला करके एक सरप्राइज कर दिया है रूस को, और 18 किलोमीटर अंदर चला गया है, 1000 से ज़्यादा किलोमीटर का एरिया ले लिया, 80 गांव हैं, और उसके साथ साथ उसने जो ब्रिज है जो कि एक प्रकार कुर्स्क के अंदर सप्लाई करता, उसको भी अब नष्ट कर दिया है। इसके बाद जो रूस सोच रहा है कि जो न्यूक्लियर पावर प्लांट कुर्स्क में है, हो सकता है डर्टी बम इस्तेमाल करके यूक्रेन उसको भी बर्बाद करने की कोशिश करे, उसमें भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस निकले, और वो भी एक बड़ा कॉज ऑफ कंसर्न है। उसके साथ साथ जो यूक्रेन कह रहा है वो पलटवार कि ये हो सकता है रूस की साजिश हो, वो खुद ही अपने कुर्स्क के न्यूक्लियर पावर प्लांट को बर्बाद करें और उसके बाद एक एज अ रिवोल्ट और वो ज़ापोरिज़िया में हमला करें। मगर सच्चाई यह है, चाहे वो ज़ापोरिज़िया का न्यूक्लियर पावर प्लांट है या कुर्स्क का न्यूक्लियर प्लांट है, दोनों खतरे में हैं। और ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं लड़ाई इस दौर में पहुंच गई है कि या तो जानबूझ के या गलती से इन पे दोनों पे हमला हुआ, तो आप देखें कि कितना नुकसान होगा। रेडियो एक्टिव सब्सटेंस चाहे वो कुर्स्क से या ज़ापोरिज़िया से अगर वो जाते हैं बाहर तो बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है। इसीलिए IAEA ने दोनों को बोला है, यूक्रेन और रूस को,
कि आप संयम बरतें और न्यूक्लियर पावर प्लांट का जो सेफ्टी है, जी सर। कुर्स्क में भी वो उसके नीचे है रूस के साथ, और जापोरिजिया में भी रूस के पास है, इसकी सेफ्टी कराएं। और यूक्रेन को एक प्रकार हिदायतें दी हैं कि ऐसा कुछ ना करे, जो रिपोर्टें आ रही हैं कि वो डर्टी बम का इस्तेमाल करके चाहे वो कुर्स्क का या जापोरिजिया का न्यूक्लियर प्लांट को एक प्रकार डैमेज कर सकता है। और रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जो अगर पूरे फैले इन्वायरमेंट में, कहते हैं 450 किलोमीटर का जो इलाका है वो इफेक्टेड हो जाएगा इमीडिएटली। तो मुझे लगता है कि वो रूस को भी होगा नुकसान, यूक्रेन को। तो ये जो IAEA ने एक प्रकार वार्निंग दी है, इस पे दोनों को समझना चाहिए कि ये लड़ाई जो है ये निर्णायक रोड पर जारी है। और जो आप IAEA की वार्निंग बता रहे हैं, वही अब बताने जा रहे हैं कि दावा क्या किया जा रहा है, क्योंकि चेर्नोबिल प्लांट में जिस तरह की तबाही मची थी वो उससे दुनिया वाकिफ है। अब ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट की बारी है, तो ऐसे में IAEA का जो दावा है वो आपको बताने जा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, न्यूक्लियर प्लांट से बहुत बड़ा खतरा है। IAEA का कहना है ये एटमी प्लांट की सुरक्षा की स्थिति बिगड़ी है। ये कहा गया एटॉमिक एनर्जी एसोसिएशन की तरफ से, प्लांट के पास ड्रोन अटैक की जांच जारी है। IAEA की तरफ से बहुत बड़ा दावा किया गया है कि इस प्लांट के आसपास की स्थिति जो है वो बिगड़ी है। मैं अतुल सर आपके पास आ रही हूँ, क्योंकि इस बात पर नजर है, इससे पहले रूस भी हमले करता रहा है इस इलाके के आसपास। अब रूस ये दावा कर रहा है कि ये हमले यूक्रेन ने जानबूझ के किए हैं, यूक्रेन इन सब हमलों को अंजाम दे रहा है, जिस तरह की रूस दावा कर रहा है। आपको लगता है कि अब ये जो चेतावनी दी गई है IAEA की तरफ से, उसे सुना जाएगा? देखिए, ये IAEA ने जो अभी चेतावनी दी है, शुरुआत से ही वॉर जब से शुरू हुई है यूक्रेन वॉर, तभी से हम देख रहे हैं कि एक न्यूक्लियर का जो थ्रेट बना हुआ है वो हमेशा से बना रहा है इस वॉर में। पुतिन ने भी यूज़ किया थ्रेट ऑफ यूज़ ऑफ न्यूक्लियर वेपन, और उसके बाद अगर अभी इसके पास इतनी कैपेबिलिटी नहीं है यूक्रेन के पास, पर वो इस तरीके से अगर जो रशिया के पास अभी ज़ैपोरिज़िया का जो न्यूक्लियर प्लांट है जो उसको ऑक्यूपाई करा हुआ है, अगर वो उस पर अटैक करता है तो ऑफ कोर्स वो भी एक न्यूक्लियर थ्रेट ही उसको माना जाना चाहिए। तो वॉर जो है एक संगीन मोड़ ले लिया है वॉर ने, और अगर न्यूक्लियर की तरफ बढ़ती है वॉर तो ये बहुत ही ख़तरनाक होगा। फिर इसके बाद इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी बहुत इसमें अपने आप को बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व करना होगा, सिर्फ इसीलिए नहीं कि एक तरफ से वेपन्स दिए जाएं यूरोप की तरफ से, दूसरी तरफ से चीन की तरफ से वेपन्स आएँ, बट ये फिर एक नया मोड़ ले लेगा, एक पीस की तरफ मोड़ ले लेगा कि किस तरीके से इसको रोका जाए। अभी तक कोई भी नहीं सोच रहा कि इस वॉर को रोका कैसे जाए। जी बिल्कुल, और सवाल यही है कि क्या वाकई में ये जो युद्ध है वो रोकता हुआ नजर आएगा, या फिर जो हालात है और ज्यादा भीषण युद्ध की तरफ इशारा कर रहे हैं। एक और बड़ी खबर इससे जुड़ी हुई, कुर्स्क में यूक्रेनी ठिकानों पर प्रहार हुआ है। रूस ने युद्धक हेलीकॉप्टर से अटैक किया, यूक्रेन के कई ड्रोन को मार गिराया गया है। तो कुर्स्क जहां पर यूक्रेनी सेना दाखिल हो गई है, एक बहुत बड़े इलाके को अपने कब्जे में ले लिया है। अब रूस लगातार कोशिश में लगा हुआ है कि जल्द से जल्द ये जो इलाका है वो खाली करवाया जाए। एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, अटैकिंग हेलीकॉप्टर के जरिए कैसे रूस की तरफ से यूक्रेनी ठिकानों पर हमला किया गया। जरा देखिए और सुनिए वहां के हालात। एक और बड़ी खबर, यूक्रेन की एटमी साजिश पर बड़ा खुलासा हुआ है। परमाणु जंग भड़काना चाहता है यूक्रेन, ये कहा जा रहा है। रूसी राजनीतिज्ञ रोस्तिस्लाव का दावा सामने आया है, जिसमें कहा जा रहा है डर्टी बम से हमले की साजिश रच रहा है यूक्रेन। जिस तरह की बात कर रहे थे सिवात सर, डर्टी बम की जो साजिश है वो रची जा रही है, और ये रूस भी कह रहा है। अमेरिकी टैक्टिकल वॉरहेड से हमले की आशंका है, अपने ही इलाके पर एटमी हमला कर सकता है यूक्रेन, ये दावा किया जा रहा है। इसकी साजिश बताई जा रही है रूस की ओर से। तो साजिश ये बताई जा रही कि यूक्रेन की तरफ से डर्टी बम का इस्तेमाल किया जाएगा, और इसके बाद कैसी तबाही मचेगी, इसको लेकर क्या जानकारी है आपको सीधा बिग वॉल का हम रुख करके बता रहे क्या है पूरी जानकारी। पहली साजिश और दूसरी साजिश आप देखिए, दावा क्या है, न्यूक्लियर वॉर भड़काने की जो कोशिश है वो की गई है। रूस के 2 परमाणु प्लांट पर अटैक किया जा सकता है। दावा किसका है? रोस्तिस्लाव इश्चेंको, जो कि रूस के रक्षा विशेषज्ञ, उनकी तरफ से दावा।
जी हाँ, और इसमें कहा जा रहा है यूएस टैक्टिकल वॉरहेड्स के इस्तेमाल की आशंका है जो रूस ने जताई है। तो साजिश दूसरी बताई जा रही है कि जैपोरिजिया और कुर्स्क प्लांट है वो निशाने पर है, यानी अपने इलाकों को निशाना बनाकर ये साजिश रची जा रही है। अपने इलाकों पर एटमी बम के इस्तेमाल की आशंका है रूस को कि यूक्रेन यही चाहता है कि एटमी बम का इस्तेमाल करके ध्यान आकर्षित करे, रूस को बदनाम करने के लिए ये साजिश रची जा रही है। और इसके अलावा देखिए कीव, डिनिप्रो या फिर ओडेसा पर अटैक किया जा सकता है, यह भी इस साजिश का हिस्सा है। यूक्रेनी सैनिक ने पूछताछ में इस बात का खुलासा किया है और इसका आरोप किस पर लगाया जाएगा? आरोप लगाया जाएगा रूस पर कि उसने हालात को और ज्यादा खराब किया। अब जरूरी बात क्या है निधि? बिल्कुल जरूरी बात यह है कि जैपोरिजिया एटमी प्लांट के पास ड्रोन अटैक हो चुका है और ये हो चुका है, उसके बाद से खलबली बढ़ गई है। इसमें बड़ी बात यह है कि आगे चलकर क्या होगा। और सबसे पहले सबसे बड़ी बात करूँ ना कि अगर न्यूक्लियर पावर प्लांट के पास आसपास की गतिविधि होती है तो बहुत ज्यादा खतरा है, बहुत ज्यादा खतरा है। राजेश कुमार सर, आपसे इसी को लेकर मेरा सवाल यह है कि जिस खतरे का जिक्र किया जा रहा है, रूस जिस बात का दावा कर रहा है कि या तो कुर्स्क या फिर ज़ापोरिज़िया यहां पर हमला हो सकता है और उसके बाद तो परमाणु तबाही आना तय होगा, क्या वाकई में यूक्रेन ऐसा कोई सुसाइडल स्टेप उठाएगा? देखिए, जो ये दो एटमी पावर प्लांट हैं ज़ैपोरिज़िया और कुर्स्क रशियन टेरिटरी में है और ज़ैपोरिज़िया जो है वो यूक्रेनियन टेरिटरी में है। तो अपने ही न्यूक्लियर प्लांट पे हमला करना और दूसरे के न्यूक्लियर प्लांट पे हमला करना, इन दोनों में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। तो अभी मेरे को ये नहीं लगता कि जो थ्रेट कुर्स्क न्यूक्लियर प्लांट के ऊपर बनी हुई है वो कहाँ तक जाएगी, क्योंकि जो अभी जो हमला कुर्स्क की तरफ हो रहा है उसकी जवाबी कार्रवाई भी रशिया दे रहा है। हालांकि 18-20 किलोमीटर अंदर आ चुकी है यूक्रेन की फौज, लेकिन क्या वो उससे आगे पहुंच पाएगी और क्या वो उस पर अटैक करेगी, एक डर्टी बॉम्ब लगाएगी रशियन टेरिटरी में? क्योंकि फिर तो अगर उन्होंने ऐसा किया तो फिर तो एटमी वॉर निश्चित है। लेकिन अगर वो ज़ैपोरिज़िया में कुछ करती है तो वो अपनी टेरिटरी का माना जाएगा। तो ये थोड़ा सा न्यूआंस डिफरेंस है दोनों के बीच में। और मेरे हिसाब से इसीलिए ज़ैपोरिज़िया पे जो ड्रोन अटैक हैं वो चले जा रहे हैं। पर IAEA जो है वो इस बात का उनको पता है, वो 3-4 बार वहाँ पे IAEA की टीम भी जा चुकी है और जो प्लांट है उसका तकरीबन जो कूलिंग सिस्टम है वो इमरजेंसी पावर पे चल रहा है और कई बार पावर जो मेन लाइन है वो डिसरप्ट हुई है कूलिंग सिस्टम के ऊपर। हालांकि वो बिजली ज़्यादा अभी प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, लेकिन रिएक्टर अभी भी लाइव है। तो मेरे हिसाब से अगर ज़ैपोरिज़िया के जो पावर प्लांट है उसको किसी तरह से डर्टी बॉम्ब लगा करके और उसमें रेडिएशन फैलाना है, वो भी कोई आसान काम नहीं है, क्योंकि जो रिएक्टर डोम है वो काफ़ी रोबस्ट होता है और इतना आसान नहीं है। ये ज़रूर पॉसिबल है कि अगर किसी तरह से उसके कूलिंग सिस्टम को तोड़ दिया जाए तो वो अपने आप मेल्टडाउन में चला जाएगा। तो किस तरह की अटैक या किस तरह का की रणनीति यूक्रेन बनाएगा ये समय ही बताएगा। लेकिन मेरे हिसाब से यूक्रेन की तरफ से एक बहुत बड़ा, एक डेंजरस सा खेल वो खेल रहे हैं। मतलब राजेश जी, आप एक बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि इस पर भी संदेह है कि यूक्रेन ऐसा कर सकता है, अपने ही पाले में आकर ये अटैक कर सकता है, इस पर भी आशंका है। हालांकि आशंका रूस की तरफ से है कि यूक्रेन ऐसा कर सकता है और यूक्रेन कर रहा है। मैं आऊंगी सर आपके पास। एक और बड़ी खबर, कुर्स्क में बताया जा रहा है रूसी सेना का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। जो रूसी सेना वहां पर अटैक कर रही थी, यूक्रेन के हमले में रूसी हेलीकॉप्टर तबाह हो गया है। यूक्रेन यहां पर कब्जा जता रहा है कि हमारा कब्जा हो चुका है आधे से ज्यादा इलाके में, और ऐसे में रूस हमलावर है। यूक्रेन ने Ka-52 हेलीकॉप्टर तबाह किया है रूस का। यूक्रेन ने मैनपैड से हमला किया है। कुर्स्क में रूसी सेना को लगातार झटके मिल रहे हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें TV9 भारतवर्ष आपको दिखा रहा है कुर्स्क इलाके से, जो इस वक्त हॉटस्पॉट बना हुआ है। और कुर्स्क के एक और बड़ी खबर आ रही है। कुर्स्क में रूसी सेना का भीषण पलटवार भी हुआ है। हेलीकॉप्टर से यूक्रेनी सेना पर बमबारी की गई है। Ka-52 अटैक हेलीकॉप्टर से विध्वंसक हमला कैसे किया जा रहा है, कैसे जवाबी कार्रवाई की जा रही है, अपने इलाके को वापस हासिल करने की कोशिश रशियन फोर्सेस की, और ये तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा भी रहे हैं। प्रोफेसर सतीश जी भी हमारे साथ मौजूद हैं फॉरेन एक्सपर्ट के तौर पर। प्रोफेसर सतीश, जब आप देखते हैं इंटरनेशनल कूटनीतिक के तौर पर जो डिप्लोमेसी देखते हैं,
वो आपको कैसी नजर आ रही है? क्योंकि पीस की जितनी भी बातें की जा रही हैं, ऐसा लग रहा है वो रूल आउट हो रही है, कोई भी कदम आगे बढ़ाता हुआ दिख नहीं रहा। वहीं अगर ग्राउंड जीरो पर देखें तो कुर्स्क एक ऐसा इलाका है जो सबसे ज्यादा प्रभावित है इस दरमियान। निश्चित रूप से, लेकिन पिछले 2.5 सालों में जिस तरीके से ये वार कई करवटें बदलते हुए आज की तारीख में जो पहुंचा है, उसमें अगर हम मुआयना करें और देखें तो इसका टर्निंग पॉइंट अगर कुछ होने वाला है आने वाले समय में, तो इसका मुख्य खिलाड़ी अमेरिका है। अब अमेरिकी राष्ट्रपति के चुनाव में जो निर्णय होंगे, अगर ट्रंप किसी तरह से सत्ता में आते हैं तो हो सकता है कि कुछ बुनियादी परिवर्तन हो। पिछले 2.5 सालों में अमेरिका ने एक तरह से प्रॉक्सी वार के रूप में इसे यूज़ किया है। मैं शुरू से भी इस बात का तारीफदार हूँ कि ये लड़ाई यूक्रेन और रसिया के बीच में था ही नहीं, है भी नहीं। मीरसाइमर जो एक बड़े विशेषज्ञ हैं और इस युद्ध को बड़ी बारीकी से देखते आ रहे हैं, उन्होंने इस बात की भी विवेचना की है कि ये दोष अमेरिकी पॉलिसी में है। जब तक अमेरिकी पॉलिसी के भीतर महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लिए जाते और वो इसे प्रॉक्सी के रूप में इसे खत्म नहीं किया जाता, तब तक ये स्थिति बनी रहेगी। तो उम्मीद इस बात की है कि अमेरिकी राष्ट्रपति के चुनाव में कौन व्यक्ति सत्ता पर आता है तो परिवर्तन की गुंजाइश बिल्कुल। तो जो नवंबर में होने वाला अमेरिका में चुनाव, राष्ट्रपति चुनाव, इसके बाद क्या सत्ता परिवर्तन होता है, क्या होता है, इन सब पर सबकी निगाहें और इसका एक बड़ा फर्क, बड़ा जो असर है वो पूरे हालात पर पड़ता हुआ नजर आएगा। ये आपने बहुत सही बात बोली है सर। इस बीच एक और बड़ी खबर है, कुर्स्क को बचाने में जुटी है रूसी सेना। रूस ने यूक्रेन पर विस्फोटक पलटवार किया। 24 घंटे में यूक्रेन को भारी नुकसान पहुंचा है। कई यूक्रेनी सैनिकों ने सरेंडर किया। ये देखिए आप तस्वीरें, रूसी हमले में यूक्रेनी हथियार भी तबाह हो गया है। तो आपको बता दें, ना सिर्फ रूस को नुकसान हो रहा अपनी टेरिटरी का, बल्कि साथ साथ रशियन फोर्सेस कैसे कमजोर साबित हो रही है, वो सरेंडर की तस्वीरें बतला रही हैं। तो आपको बता दें कि 24 घंटे में यूक्रेन को बहुत भारी नुकसान हुआ है इसी इलाके में और कई यूक्रेनी सैनिकों ने सरेंडर कर दिया है। रूसी हमले में बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। कुर्स्क पर क्रोधित रूस और यूक्रेन पर ये विनाशक बारूद। आपको और डिटेल में बताते हैं कि किस तरह का ऑपरेशन है। यूक्रेन के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन शुरू हो चुका है। 24 घंटे में यूक्रेन पर सबसे बड़ा प्रहार है ये इसी इलाके में जहां यूक्रेन दावा करता है। यूक्रेन को नुकसान कितना हुआ है आइए आपको बताते हैं। 420 सैनिकों का नुकसान हुआ है, 10 हाइमार्स, 2 हैमर बम, 35 ड्रोन। ये यूक्रेन को नुकसान की बात सामने आई है। अब यहां पर आप देखिए, जरूरी बात है क्या, यूक्रेन के 24 जवानों ने सरेंडर भी किया है, यानी यूक्रेन को अब नुकसान पहुंचता हुआ जरूर नजर आ रहा है। सिवात सर, जो कुछ हो रहा है कुर्स्क में, ये सब कुछ सोच से परे लग रहा था, लेकिन यूक्रेन ने वो कर दिखाया जिसके बारे में पूरी दुनिया ने कभी ख्याल में भी नहीं सोचा था। अब जिस तरह से रूस एक बार फिर से अटैकिंग मोड में आ रहा है, क्या आपको लग रहा है कि रूस की जो स्ट्रेटेजी है वो उसे उसी के इलाके कुर्स्क को वापस हासिल करने में मदद कर पाएगा? क्या होगा? हाँ बिल्कुल करूँ ना, ये तो समय ही बताएगा। मगर जो कुर्स्क में यूक्रेन की फौज ने किया वो काबिल तारीफ है। सरप्राइज दिया उन्होंने, और ये जो अटैक के बारे में इन्होंने अमेरिका से भी कोई इंटेलिजेंस शेयर नहीं की। सपनों में भी किसी ने नहीं सोचा था कुर्स्क के इलाके के अंदर यूक्रेन इस प्रकार का काउंटर ऑफेंसिव कर सकता है। उसने अपनी आर्टिलरी, रॉकेट्स का और मैकेनाइज फॉर्मेशन का इस्तेमाल किया। 18 किलोमीटर अंदर चला गया। 100 से ज़्यादा रूस के जो फौजी थे जो कि कंस्पिरेशन के थे वो सरेंडर हो गए। यही नहीं, जो कुर्स्क का सबसे बड़ा मेन ब्रिज, जो कि कुर्स्क के अंदर जितने भी फौजी हैं रशियन फौज के, उनको जो सप्लाई है उसको भी कट कर दिया। और ये जो चाल चली है जेलेंस्की ने, मुझे लगता है ये एक जो आपका $1 मिलियन की चाल है। इससे होगा क्या? इससे क्या होगा कि 2-3 बातें हैं। एक तो प्रेशर था डोनबस में कहीं रूस की जो फौज थी वो धीरे धीरे वेस्ट की तरफ बढ़ती जा रही थी। एक तो वहां पर प्रेशर कम होगा क्योंकि अभी रूस को यहां फोकस करना पड़ेगा इस कुर्स्क के एरिया में। दूसरी बात, एक नेटो को और अमेरिका को ये विश्वास दिला दिया यूक्रेन ने कि हम अभी भी हैं और हमें आप और ज़्यादा सपोर्ट करेंगे तो हम डिफीट कर सकते हैं रूस की फौज को। मुझे लगता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और तीसरा, ये जो इलेक्शन होने वाले हैं नवंबर में अमेरिका में, जो डेमोक्रेटिक वर्सेस रिपब्लिकन है, ये भी एक प्रकार इंटरेस्टिंग हो जाएगा क्योंकि जो हमला
कुर्स्क के अंदर यूक्रेन ने किया, जो अभी तक उसने जीत हासिल कर ली है, मुझे लगता नहीं कि किसी ने सपनों में भी सोचा था कि ऐसा कर सकता है यूक्रेन। और यही नहीं, काउंटर अटैक 7 कर चुका है रूस, मगर उसको सक्सेस नहीं मिल पाई है। उस वहाँ पर ही नहीं, डोनबस से भी उसने अपने फोर्सेस निकाल दिए हैं, जिससे वो प्रेशर था यूक्रेन पे जो सेंट्रल इलाके में, वो भी कम हो गया है। और मुझे लगता है जापोरिजिया और खारासोन में भी यूक्रेन कुछ ना कुछ करने की सोच विचार कर रहा है। तो मैं ओवरऑल यही कहूँगा कि एक बड़ा इंटरेस्टिंग फेज आ गया इस लड़ाई का, जब सबने सोचा था यूक्रेन अब कुछ नहीं कर सकता, हो सकता है अब यूक्रेन ने हमला किया। बहुत बड़ी बात सर आपने कही सिवात सर कि जब ऐसा लग रहा था कि यूक्रेन हार चुका है, तब यूक्रेन का पलटवार इतना भीषण आया है सामने। और 2 इलाके कुर्स्क और जैपोरिजिया ये बहुत ज्यादा केंद्र में है इस वक्त, और यहाँ पर आमने सामने की लड़ाई है। एक बड़ी खबर और है सर, फिर आऊंगे आपके पास। सूमी में रूसी सेना का विध्वंसक हमला हुआ है। सूमी इलाके में लैंसेट ड्रोन से यूक्रेनी सेना पर हमला हुआ है। हमले में यूक्रेन की जो आर्टिलरी यूनिट है वो खत्म हुई है। तो आमने सामने की जंग यहाँ पर भी चल रही है। सूमी इलाके में लैंसेट ड्रोन से यूक्रेनी सेना पर हमला हुआ है और ये रूस की सेना की तरफ से किया गया है। ये भी एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। आर्टिलरी यूनिट जो है यूक्रेन की, उसे खत्म किया गया है। और वहीं डोनेट्स्क से बड़ी खबर है। डोनेट्स्क में रूसी काफिले पर बड़ा हमला हुआ है यूक्रेन की तरफ से। 23 आर्मर्ड व्हीकल के रूसी काफिले पर अटैक किया गया। यूक्रेन के हमले में 3 रूसी टैंक्स भी तबाह हो गए। कुराखोव में यूक्रेनी पैराट्रूपर्स का बड़ा हमला। ये देखिए आप तस्वीरें। और देखिए कुर्स्क को लेकर एक और बहुत बड़ी खबर है। रूस का बहुत बड़ा दावा, कुर्स्क में यूक्रेन की घुसपैठ पर विराम लगा दी गई है। यूक्रेन लगातार घुसपैठ की कोशिश कर रहा है। रूसी सेना के पलटवार से यूक्रेनी सेना डर गई है। रूसी कमांडर एप्टी अलाउद्दीनोव का ये बड़ा दावा है। हालांकि अभी ये दावा जरूर है, लेकिन कुर्स्क के फ्रंट पर, कुर्स्क के वॉर जोन में अभी यूक्रेनी सेना ही रूस के खिलाफ भारी पड़ती हुई नजर आ रही है, जिसके तहत हमने देखा कैसे यूक्रेन की सेना को लगातार कामयाबी पर कामयाबी मिली है। और एक के बाद एक तमाम जो इलाके हैं, गांव है, कस्बे हैं कुर्स्क के, उन पर कब्जा जमा लिया है यूक्रेनी सेना ने। तो ऑपरेशन कुर्स्क को लेकर और क्या जानकारी, कैसे कुर्स्क से महाविध्वंस छिड़ सकता है, इसको लेकर कुछ और बड़ी जानकारी निधि दे रही है आपको। जी हाँ करुणा, ऑपरेशन कुर्स्क ये बहुत बड़ा ऑपरेशन है और कुछ घंटे में इसी को लेकर बहुत बड़ा युद्ध है और ये महायुद्ध में तब्दील होता जा रहा है। यूक्रेन का कब्जा, रूस का दावा। हम आपको दोनों तस्वीरें दिखा रहे हैं। 82 गांव पर यूक्रेन का कब्जा है, 1150 वर्ग किलोमीटर इलाके पर। ये बड़ी डिटेल मिल रही है। और रूस का दावा क्या है कि कुर्स्क में नेटो ने यूक्रेन की मदद की है। 24 घंटे में यूक्रेन को बहुत बड़ा नुकसान हमने किया है। अब देखिए ब्रिटेन क्या कह रहा है इस पर। कुर्स्क पर हमले के लिए यूक्रेनी सैनिकों को ट्रेनिंग दी गई। यूक्रेन ने कुर्स्क हमले की जानकारी नहीं दी, अमेरिका कह रहा है। ब्रिटेन भी, अमेरिका भी। इसके अलावा अलग अलग मुल्क क्या कह रहे हैं, जर्मनी क्या कह रहा है, हमारे हथियार इस्तेमाल हुए तो यूक्रेन की जिम्मेदारी है। कनाडा क्या कह रहा है, लेपर्ड टैंक को इस्तेमाल की इजाजत दी गई है। तो अलग अलग मुल्क अलग अलग राय अपनी रखते हैं कुर्स्क पर जो ऑपरेशन इस वक्त चल रहा है। और राजेश जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। जो कुर्स्क का ऑपरेशन है, आपको क्या लगता है कि ये इलाका आसानी से किसी एक मुल्क के हाथ में आ जाएगा, कब्जा जमा लिया जाएगा, या फिर उसे हासिल करने के लिए फिर एक और महायुद्ध लड़ा जाएगा? जो कुर्स्क एरिया था, इसमें जो सरप्राइज अटैक हुआ, वहाँ पे रशियन फोर्सेस काफ़ी थिन थी, तो उनको इनिशियल जो है सक्सेस बहुत आसानी से मिली। लेकिन अब जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है, उनका जो आज के जो अटैक्स हैं वो इतने सक्सेसफुल नहीं हो रहे हैं यूक्रेन के। तो हालांकि सुत्जा में अभी भी यूक्रेनी फौज मौजूद है। उन्होंने सुत्जा पे कब्जा किया हुआ है और सुत्जा एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है और उस एरिया में उनको थोड़ी सक्सेसेस मिली हैं। पर जो बाकी ओब्लास्ट है, वोस्वोई वगैरह, वहाँ पे जो है रूस ने जो काउंटर अटैक्स किए हैं, तो उनका जो आगे बढ़ने का सिलसिला है उसको रोक दिया है। तो मेरे हिसाब से
अभी कुछ 2-3 दिन में पता चल जाएगा कि अगर तो यूक्रेन सस्टेन कर सकता है और वो ट्रेंचेस डिग इन करके डिफेंसिव पोजीशंस बनाता है तो हो सकता है कि थोड़ी पोजीशनल वॉरफेयर हो जाए। अभी थोड़ी मनूवर वॉरफेयर चल रही है और अगर पोजीशनल वॉरफेयर बन जाती है तो फिर ये युद्ध जो है थोड़ा लंबा खिंचेगा। अगर मनूवर में रहती है तो मेरे हिसाब से थोड़ी देर बाद रशिया का पलड़ा भारी हो जाएगा। तो और जो वेस्टर्न जैसे सिवाद साहब ने बताया कि जो वेस्टर्न में और सेंट्रल एरियाज में डॉनबास में जो प्रेशर कम हुआ है, प्रेशर कम ज़रूर हुआ है यूक्रेन के ऊपर, लेकिन रशियन फोर्सेस जो हैं अभी भी आगे बढ़ रही हैं उस एरिया में। तो मेरे हिसाब से अगर और जिस तरह से पिछले 24 घंटों में काफ़ी इक्विपमेंट लॉस हुआ है यूक्रेन का, कि कहाँ तक वो सस्टेन कर पाएंगे ऐसे लॉसेस और अपने रिजर्व्स को कहाँ तक मेंटेन कर पाएंगे और उस एरिया को कितना ऑक्यूपाई, कितनी देर तक ऑक्यूपाई रख सकते हैं, ये एक सवाल बहुत बड़ा खड़ा होता है। तो मेरे हिसाब से जो रशिया का रिस्पॉन्स है शुरू में काफ़ी ढीला था, अभी थोड़ा सा तेज हो गया है। सिचुएशन सुत्जा में अभी तक उन्होंने स्टेबलाइज नहीं करी है पर बाकी फ्रंट्स पे उन्होंने स्टेबलाइज कर ली है। और सबसे बड़ी गलती मेरे हिसाब से यूक्रेन ने ये की है कि जब उन्होंने कुर्स्क में हमला किया और सुत्जा में हमला किया, उन्होंने सिविलियंस को टारगेट किया। मेरे हिसाब से ये एक जो रिजॉल्व है, जो रशियन रिजॉल्व है वो बढ़ गया है। और मेरे हिसाब से राजेश सर अगले 24 से 48 घंटे बहुत ज्यादा क्रुशियल होते हैं क्योंकि जो कुछ अब आगे रुख रहेगा युद्ध का, अगर रूस एक बार फिर से अपने इलाके पर बढ़त बना पाता है तो ठीक है, और अगर सस्टेन कर जाता है यूक्रेन तो फिर रूस का क्या कदम होगा, इस पर सबकी नजर। एक और बड़ी खबर, कुर्स्क बॉर्डर सूमी में भी भीषण जंग इस वक्त हो रही है। रूस ने स्कैंडर मिसाइल से बड़े हमले को अंजाम दिया। रूसी हमले में यूक्रेनी मिसाइल लॉन्चर को तबाह कर दिया है। तो ये बड़ी खबर आपको बताएं, रूस के खिलाफ जिस तरह से बड़े हमले को अंजाम दिया गया कुर्स्क बॉर्डर पर, यह सब कुछ हुआ। सूमी में भीषण जंग इस वक्त छिड़ी हुई है रूस और यूक्रेन के बीच। तस्वीरें आप देखिए, रूस ने स्कैंडर मिसाइल से हमला किया। रूसी हमले में यूक्रेनी मिसाइल लॉन्चर को तबाह कर दिया गया। एक और बड़ी खबर, यूक्रेन में हजारों लोगों का प्रदर्शन हो रहा है। सेना में भर्ती के खिलाफ गुस्सा फूटा है लोगों का। ज़ेलेंस्की के लामबंदी के फैसले से नाराजगी है लोगों में। लोगों ने सरकार के फैसले का विरोध किया है। तो ये देखिए तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, यूक्रेन में हजारों लोगों के प्रोटेस्ट की तस्वीरें हैं सेना में भर्ती के खिलाफ। ये गुस्सा है, मैं इसी पर सवाल करना चाहूंगा इन तस्वीरों पर। और जो कुछ इस वक्त फ्रंट पर छिड़ा हुआ है, अतुल भारद्वाज सर आपसे सवाल है, ये क्या एक बड़ा सेटबैक है? क्योंकि अगर आम जनता का भरोसा उठ जाता है वहां की सत्ता से, अगर क्रेडिबिलिटी लूज कर देते हैं ज़ेलेंस्की, तो फिर आप आगे क्या होता हुआ देख रहे हैं? देखिए, जहाँ तक आम जनता का सवाल है, सबसे ज़्यादा सफ़र तो आम जनता ही कर रही है इस वॉर में। ज़ेलेंस्की जो है वो अपनी एक गेम खेल रहे हैं, पर आम जनता जो है वो रूस के साथ काफ़ी हद तक बहुत टाइम से, बहुत हिस्टोरिकली उनके साथ एक अच्छे रिश्ते रहे हैं उनके। और अब वो जो है, अब उनको लगता नहीं है कि वॉर वो ये जीत सकते हैं। अब कितना सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार है जनता, इसके ऊपर डिपेंड करता है। और वो जनता अब तैयार नहीं है, बिकॉज ये कि इंटरनेशनल गेम जो खेला जा रहा है, और इसमें जाहिर सी बात ये भी है कि रूस भी इसमें रोल प्ले करेगा। अगर ज़ेलेंस्की अगर एक नेटो अलायंस के लीडरशिप के तहत उनको खड़ा किया गया है, तो रूस भी अपनी सॉफ्ट पावर उस यूक्रेन में यूज़ करेगा। और इसलिए ये मैं मानता हूँ कि अगर ये वॉर रुकेगा तो उसके सिर्फ 3 कारण हो सकते हैं। एक तो न्यूक्लियर वॉर होगा, या फिर यूक्रेन के अंदर ज़ेलेंस्की के अगेंस्ट ही कोई एक खड़ा हो जाए मोर्चा जो कहे कि हम नहीं लड़ेंगे। और तीसरा जो मेरे को एक लगता है, जो कि पहले भी इस कॉन्वर्सेशन में आया है, वो ये है कि अगर ट्रंप पावर में आते हैं तो शायद कोई लगे कि ये वॉर रुक सकती है। और अगर देखें तो इसमें ट्रंप हैं, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं जो कि कोशिश कर रहे हैं कि ये वॉर रुके, और एक है हंगेरियन, यूरोप में अगर देखें तो हंगेरियन प्राइम मिनिस्टर विक्टर ऑर्बान हैं। तो ये 3 लोग हैं जो शायद वॉर को रुकवाने की कोशिश कर सकते हैं। उसके अलावा मेरे को नहीं दिखता है, या फिर उनकी अपनी जनता यूक्रेन की करेगी। यूरोप और अमेरिका इस वक्त बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन इंटरेस्टेड नहीं है कि वॉर रुके। बड़ी बात अतुल सर आप कह रहे हैं। और एक और बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें, इसी इलाके से, कुर्स्क इलाके से, कुर्स्क के बाद डॉनबास पर यूक्रेन का फोकस है।
अब ये एक और इलाका है डॉनबास, जैसा कि लगातार हमारे मेहमान कह रहे हैं। डॉनबास में रूसी सेना आगे बढ़ रही है। ये ज़ेलेंस्की ने कहा है पश्चिमी हथियार इस्तेमाल की इजाज़त दें। अब गुहार भी लगाई गई है पश्चिम से ज़ेलेंस्की की ओर से, और साथ में ये भी कहा जा रहा है कि जो रूसी सेना है वो डॉनबास में आगे बढ़ रही है और अब मुश्किल हो रहा है यूक्रेन के लिए। तो यूक्रेन को पलटवार के लिए मदद चाहिए अमेरिका की, पश्चिमी देशों की। ऐसे में हथियार के इस्तेमाल की अनुमति दें, ये कहना है ज़ेलेंस्की का। तो डोनबास से महायुद्ध का आगाज क्या होता हुआ नजर आ रहा है, इसमें ज़ेलेंस्की का दावा क्या है, पश्चिम से अपील क्या है, ये दोनों आपको बता रहे हैं। ज़ेलेंस्की का दावा सबसे पहले, डोनबास में रूस लगातार आगे बढ़ रहा है, ये सभी जानते हैं। हमारा पूरा फोकस डोनबास पर है, ये ज़ेलेंस्की की तरफ से दावा है। जी हाँ, और पश्चिम से अपील क्या है, लंबी दूरी के हथियारों के इस्तेमाल की इजाजत मिलनी चाहिए, ये अपील की गई है ज़ेलेंस्की की ओर से। इसके अलावा रणनीति अब है क्या, रूस पर लंबी दूरी के हथियारों से हमला हो सके, ये रणनीति यूक्रेन की नजर आ रही है। रूस के अंदर पश्चिमी हथियारों से प्रहार कर पाए। और जरूरी बात भी आपको बता दें, साथ ही साथ जो कही जा रही है इसमें रूस आपको बता दें कि जरूरी बात यह है कि इस पूरे मामले पर जो फोकस है वो डॉनबास इलाका है। रूस के अंदर पश्चिमी हथियारों से प्रहार किया जा सके। पश्चिम ने रूस के अंदर अपने हथियारों से हमले की इजाजत नहीं दी है, तो ये एक बहुत बड़ा संकट है। प्रोफेसर सतीश, ये संकट अमेरिका बार बार यूक्रेन के सामने दिखाता रहता है कि हमने आपको इजाज़त तो दी है, हथियार भी हम दे रहे हैं, लेकिन वो एक लकीर खींची हुई है जिसे कहा जाता है लिमिटेशन की, कि हम उस हद तक आपको दे सकते हैं, उसके अलावा नहीं दे सकते। अब ये जो गुहार लगाई है, इसका क्या फायदा होगा, क्या सुनेगा अमेरिका? देखिए, अमेरिका की अपनी सुनियोजित नीति है और अपने स्वार्थ के कारण से ही वो ये काम कर रहा है। उसे यूक्रेन की विजय या हार से उतना मतलब नहीं है जितना कि अपने स्वार्थ से मतलब है। हम जानते हैं कि विश्व राजनीति पिछले 3 दशकों में यूरोप और अमेरिका के बीच में काफ़ी दूरियां बढ़ गई थी, और उस दूरी को मापने और उसे कम करने में ये यूक्रेन का युद्ध काफ़ी कारगर और साबित हुआ है, जिससे अमेरिकी हित हमें लगता है कि मजबूत हुआ है। दूसरा, अगर हम इस युद्ध को बड़े पैमाने पर आंकें तो इसमें अमेरिकी थियरी और पुतिन की थियरी दोनों फेल हुई, और यही कारण है कि ये युद्ध इतना लंबा खिंच गया। पुतिन को लगा नहीं था कि इतने लंबे समय तक यूक्रेन हमारे हथियारों के सामने या हमारी सेना के सामने टिक पाएगा, और उसके पीछे कारण यही था कि एक छोटा सा देश, इसकी कितनी औकात है। लेकिन दूसरी तरफ अमेरिकी नीति भी इसलिए फेल हुई कि उसे लगा कि रूस चारों तरफ से घिर जाएगा, उसकी आर्थिक संकटें बढ़ती चली जाएंगी, भारत या अन्य तमाम तरह के देश उससे व्यापार नहीं करेंगे। वो चीज़ें हुई नहीं, उसका आर्थिक संकट उतना गंभीर नहीं हुआ जिससे कि उसकी स्थिति प्रतिकूल बन जाए। तो ये दोनों कारण थे, और वही दोनों कारण आज युद्ध को 2.5 वर्षों से ज़्यादा समय तक खींचकर यहाँ तक लेते आए हैं। तो हमें लगता है कि परिवर्तन, देखिए, रूस, सभी समझने वाले जानते हैं कि रूस के पास बहुत शक्ति है। सबसे ज़्यादा आणविक हथियार रूस के पास भी आज भी, अगर अमेरिका से भी तुलना करें तो उसके पास आणविक हथियार ज़्यादा हैं। तो अगर किसी कारणवश अगर अन्यासे में ये युद्ध आणविक की ओर जाता है तो रूस के पास इतने धारदार है कि यूक्रेन को ख़त्म करने में समय नहीं लगेगा। लेकिन चूंकि सीमाएं बहुत नज़दीक की हैं तो उसका खामियाजा रूस को भी झेलना पड़ेगा, तो इसलिए डिटरेंस की थियरी यहाँ पर काम करती हुई दिखाई देगी। सर, और सर, एक और बड़ी बात यह है कि 2.5 साल के बाद भी ऐसा लग रहा है कि यूक्रेन ने भी प्रण ले लिया है कि वो थकने वाला नहीं है। इधर निप्रो में यूक्रेन का Su-24 बॉम्बर तबाह किया गया, ये तस्वीर आपको दिखाते हैं। और बड़ी खबर, मिसाइल अटैक में खाक हुआ Su-24 बॉम्बर। रूस इस्कैंडर MLRS से बड़ा अटैक किया गया। हमले में यूक्रेनी एयरबेस को भारी नुकसान पहुंचा है। रूसी रक्षा मंत्रालय ने यह बड़ा दावा किया है। और एक और बड़ी खबर, यूक्रेन ने नेप्टून रॉकेट की तस्वीर जारी की है। यूक्रेन ने जारी की लंबी दूरी तक हमला करने वाला ये रॉकेट है। जंग के बीच यूक्रेन की बहुत बड़ी सफलता है। KH-35 जैसा दिखने वाला ये रॉकेट है। ये तस्वीर देखिए जो टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं, इस रॉकेट की तस्वीर जो कि KA-35 की तरह टक्कर देगा। लंबी दूरी तक हमला करने वाला ये नेप्टून रॉकेट है।
तो यूक्रेन का मिशन नेप्टन महाविनाश का क्या संकेत यहां पर मिलता हुआ नजर आ रहा। सीधा बिग वॉल का रुख करते हैं। नेप्टन आखिर है क्या, इसकी रेंज क्या, पूरी खासियत, इसकी ताकत आपके साथ हम शेयर करते हैं। नेप्टन आखिर है क्या, ये देखिए यहां तो पहले आप तस्वीर देख लीजिए, हम आपको जो दिखा रहे हैं लंबी दूरी का ये रॉकेट और इसकी रेंज कितनी है, 1000 किलोमीटर तक इसकी रेंज है, यानी कि रूस के काफी अंदर। जी, और वजह क्या है, रूस में घुसकर हमला करने की रणनीति दरअसल यूक्रेन की तरफ से बनाई जा रही है। ये एकमात्र वजह है जो कि मंशा दिखाई दे रही है। अब अगली वजह क्या है, रूस को बारूदी जवाब देने की तैयारी में है यूक्रेन, इसलिए मिशन नेप्टन पर इस वक्त यूक्रेन आगे बढ़ रहा है। अब जरूरत क्या है ये भी समझ लीजिए, अभी पश्चिमी हथियारों से लड़ रहा है यूक्रेन। ऐसे में अगर यूक्रेन को ये सामने है नेप्टन रॉकेट, तो रूस में घुसकर हमला करने की इजाजत तो नहीं है, लेकिन इसके जरिए बहुत कुछ हासिल हो सकता है और यूक्रेन सफलता हासिल कर सकता है। राजेश जी, मैं चाहूंगी आप इसे समझाएं, क्योंकि आप ज्यादा अच्छे से समझा पाएंगे। जो वायु सेना होती है किसी भी देश की, अगर उसके बेड़े में इस तरह के रॉकेट शामिल होते हैं या इस तरह की तैयारी शामिल होती है, तो नेप्टन रॉकेट से क्या फायदा मिलेगा यूक्रेन को? देखिए, नेप्ट्यून रॉकेट से वो रशिया के अंदर डीप जो उनकी टेरिटरी है उसके अंदर अटैक कर पाएंगे और रशिया के लिए इसका जो एयर डिफेंस को जो है वो थिन आउट करेंगे, क्योंकि क्या होता है कि एयर डिफेंसेस जो हैं वो बॉर्डर एरियाज़ में लगाए जाते हैं और अगर बहुत एक डीप स्ट्राइक रॉकेट हो तो उससे क्या होता है कि जो एरियाज जिसको वो टारगेट बनाएंगे हो सकता है वहाँ एयर डिफेंसेस ना हो, तो उसका अब आप देख रहे हैं कि कई बार यूक्रेन ने रशिया पे अटैक किया, क्राइमिया पे अटैक किया, रोस्टोव ऑन दोन और इस एरिया में अटैक किया। ये बॉर्डर के पास में है, यहाँ पे एयर डिफेंस इनके सारे चीजें इंटरसेप्ट की गई, लेकिन कई बार जब वो थ्रू निकल गई। पूरी माफी के साथ आपको रोक रहा हूं क्योंकि वक्त बहुत कम है और ये साफ नजर आ रहा है कि यूक्रेन पूरी कोशिश में है कि कितना घाव, कितनी ज्यादा चोट पहुंचाई जा सके रूस को इस युद्ध में। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।